Next question. In Bohr's atomic model, of hydrogen atom, and the electron is punctured to rotate. The electron rotates in the orbit around nucleus in the circular orbit. Obviously बताने की जरूरत नहीं है. In circular orbit of radius 5 into 10 to the power minus 11 meter with speed of 2.2 into 10 to the power 6 meter per second. Full stop. What is the current associated with the electron? What is the current associated with the electron? ठीक है, ये क्वेश्चन है, सिंपल है. अभी मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला बता चुका हूं कि अगर सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल चक्कर लगा रहा है तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे इसे. तो ये आपको खुद ही करना है. मैं उस फॉर्मूला लिख देता हूं. तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, और टी का फॉर्मूला लगेगा 2 पाई आर अपॉन वी. तो आर हमें रेडियस दी हुई है क्वेश्चन में, वी स्पीड दी हुई है क्वेश्चन में, क्यू का मतलब यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रॉन, और 2 पाई कांस्टेंट है. सॉल्व करो यहाँ से और चेक करो आंसर क्या आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, in a neon discharge tube, इसका मतलब क्या है, एक ट्यूब है हमारे पास जिसमें नियॉन गैस भरी हुई है, और डिस्चार्ज का मतलब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होती है, चार्ज निकलते हैं, मूव करते हैं. इन अ नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब 2.9 into 10 to the power 8 2.9 into 10 to the power 8 neon positive ions move towards negative terminal and 1.2 into 10 to the power 18 1.2 into 10 to the power 18 1.2 into 10 to the power 18 electrons move to the left, electrons move to the पॉजिटिव टर्मिनल. ये भी 18 है, नियॉन, ठीक है, पर सेकंड 10 to the 18, ये भी पर सेकंड है, पर सेकंड मूव टूवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल. कैलकुलेट नेट करंट हमें निकालनी है. तो ये भी इजी क्वेश्चन है. आपके पास दो टाइप के चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था. तो यहाँ पे दोनों की वजह से करंट होगी, और दोनों की वजह से जो करंट है वो ऐड हो जाएगी, क्योंकि नियॉन राइट साइड में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो करंट जो होगी दोनों की राइट साइड में ही होगी, है ना. तो यहाँ पे दोनों की करंट ऐड हो जाएगी, नियॉन की और इलेक्ट्रॉन्स की. तो आप इजिली क्यू अपॉन टी फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो उसे. और ये पर सेकंड दिया हुआ है, इसका मतलब टाइम यहाँ पे लगेगा 1 सेकंड. तो दोनों को ऐड कर दो, हमारे पास आंसर हो जाएगा. तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे ये पर सेकंड दिया हुआ है, इसका मतलब ये हमें ऑलरेडी हमारे पास जो करंट है वही दी हुई है, बस यहाँ पे चार्ज का वैल्यू लगानी है. तो नंबर है और यहाँ पे चार्ज लगाना है. 2.9 10 to the power 18 इंटू चार्ज, प्लस ऐसे ही यहाँ पर 1.2 इंटू 10 to the power 18 इंटू चार्ज. तो चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, पॉजिटिव के लिए नेगेटिव के लिए. इसको सॉल्व करो और इसका आंसर निकालो. Okay, next question. A long cylinder, वहां पे Q की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन को चार्ज लगाना है और उसके बाद कैलकुलेट करना है सिर्फ. तो आप खुद करना है इसे और आंसर बताना मुझे क्या आ रहा है. A long cylinder with uniformly charged surface uniformly charged surface
and cross section radius A equals to 1 centimeter, moves with constant velocity, v equals to 10 meter per second, along its axis, an electric field strength of surface at the surface, of the cylinder is equal to 0.9 kilovolt per centimeter, 0.9 kilovolt per centimeter. Find resulting convection current, that is the current मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हमें करंट निकालनी है। इसके बाद बेसिकली फाइंड करंट। तो ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रिकी सा लग सकता है आपको। बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करना है हमें इसको सॉल्व करते वक्त। अ लॉन्ग सिलेंडर विद यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस। ठीक है, तो हमारे पास एक सिलेंडर है जो चार्ज है और लॉन्ग है, तो इसको इन्फिनिट ले सकते हैं। विद क्रॉस सेक्शन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी दी हुई है हमें 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड along its axis. An electric field at the surface of the cylinder is equal to 0.9 kilovolt per meter. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप सरफेस पे निकालोगे तो ये लाइन चार्ज की तरह बिहेव करेगा, है ना। सिलिंड्रिकल पोर्शन है, आप सरफेस में निकालो, लाइन चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और लाइन चार्ज, इन्फिनिट लाइन चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर का मतलब यहाँ पे ए। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू आ जाएगा E इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। और करंट का फॉर्मूला होता है Q डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। ओके, और अब डिफरेंशियल पोर्शन में लिखो तो इसे ये dq डिवाइडेड बाय dt हो जाएगा। और dq को लैम्डा के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू dx अपॉन dt। ठीक है, ओके। तो dx अपॉन dt क्या होता है वो हम जानते हैं। dx अपॉन dt इज स्पीड, वेलोसिटी। तो ये हो गया लैम्डा इंटू v। तो v हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और लैम्डा हम निकाल सकते हैं। लैम्डा हमने निकाल लिया, ये आ रहा है। इसको यहाँ पे प्लेस करो और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है और v की वैल्यू पता है। सारी वैल्यूज लगा के यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे नोट करके फिर इसको कैलकुलेट करो, आंसर क्या आ रहा है फाइनल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करंट डेंसिटी। इसका सिंबल होता है कैपिटल J या स्मॉल j एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे एरिया को हम वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं और करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होगा J इक्वल्स टू I अपॉन एरिया। एग्जैक्टली फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर एरिया, परपेंडिकुलर टू व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये J का फॉर्मूला होता है और यहाँ पे दोनों चीजें वेक्टर होंगी क्योंकि हमने एरिया की एक डायरेक्शन ली है। तो दोनों वेक्टर्स का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट होगा, उससे हमें स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगी। यानी J वेक्टर डॉट A वेक्टर इक्वल्स टू I। तो I स्केलर है यहाँ पे और ये दोनों वेक्टर्स हैं। तो J यहाँ पे करंट डेंसिटी है और ऑब्वियसली इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, बस आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि एक तो वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरा यहाँ पे जो एरिया लेते हैं वो रैंडम एरिया नहीं है, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द करंट डायरेक्शन आना चाहिए। तो मैं इसको डायग्राम से समझाता हूं। सपोज हमारे पास एक ये क्रॉस सेक्शन है कोई, जहां से करंट फ्लो कर रही है और यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन इधर ये है और इधर जो क्रॉस सेक्शन है वो इस टाइप में क्रॉस्ड है, कटा हुआ है और ये करंट है यहाँ पे I।
तो आप एरिया के लिए एक पॉइंट हमेशा याद रखो, यहाँ पे नोट कर लो, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज, और ये मैंने गॉस लॉ में भी आपको बताया था, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऐसे ही मैंने गॉस लॉ में भी आपको बता चुका हूं, सरफेस, ठीक है। तो ये सरफेस है यहाँ पे, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी इस डायरेक्शन में होगा, ये इसका एरिया वेक्टर है। तो हमें एरिया वेक्टर कैसा चाहिए, आई के साथ चाहिए हमें एरिया वेक्टर, एरिया जो होना चाहिए आई के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हमें ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया जो एरिया आई के परपेंडिकुलर है ना, यानी जिसका एरिया वेक्टर आई के साथ में हो, तो वो इस डायरेक्शन में आएगा। सपोज ये एंगल थीटा है, तो ए का इस साइड में फैक्टर आएगा ए परपेंडिकुलर, यानी ए कॉस थीटा। ए परपेंडिकुलर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये एरिया आई के लिए परपेंडिकुलर है, ठीक है। एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो ए परपेंडिकुलर यहाँ पे ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जे का फॉर्मूला आएगा जे इक्वल्स टू, और यहाँ पे कैप मत लगा देना, ये जे कैप नहीं है जो हमने आई जे के पढ़े थे 11th क्लास में, वो नहीं है, ये जे अलग चीज है, वो जे कैप अलग चीज है। ओके, जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए परपेंडिकुलर, यानी ए कॉस थीटा। तो आई अपॉन ए कॉस थीटा, ये परमानेंट फॉर्मूला नहीं है, ये इस टाइप का केस दिया हुआ है तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा। बेसिकली फॉर्मूला क्या है, ये है आई अपॉन ए परपेंडिकुलर, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, ठीक है, तो ये हो गया करंट डेंसिटी, यूनिट बता दी मैंने आपको। वेक्टर क्वांटिटी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया एंड द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये आप ऐसे ही बोल सकते हो, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज इक्वल्स टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन। तो यहां से आप डेफिनेशन इसकी बना सकते हो इजीली। तो ये हो गया करंट डेंसिटी, इसको नोट कर लो। इसके बाद है नेक्स्ट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो जल्दी से मैं थोड़ा जो टॉपिक है इसका बेसिक वो बता देता हूं। ओम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बेसिकली ओम्स लॉ क्या बोलता है, अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जब तक वो रैंडमली ऐसे रखा हुआ है और वहां पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं है, तब तक जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली मूव करते हैं, और रैंडमली मूव करने की वजह से उससे जो नेट करंट प्रोड्यूस होती है वो जीरो होती है। नेट करंट वहां पे नहीं बनती है क्योंकि रैंडमली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है करंट्स। लेकिन जब आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा दोगे, तो एक साइड में पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, एक साइड में नेगेटिव हो जाएगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने लगेंगे, तो सारी करंट हमारे पास एक ही डायरेक्शन में आ जाएगी, और जो करंट की डायरेक्शन होगी ऑब्वियसली पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होगी। ये करंट की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन। तो इस केस में जो करंट प्रोड्यूस होती है वो डेल्टा वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन द केस ऑफ ओमिक सब्सटेंसेस, जो ओम्स लॉ को फॉलो करने वाली सब्सटेंसेस जैसे मेटल्स। तो ज्यादातर मेटल्स के लिए जो वोल्टेज हम लगा रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द करंट प्रोड्यूस्ड इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो इस रिलेशन को ही हम ओम्स लॉ बोलते हैं बेसिकली। तो यहां से ओम्स लॉ का बेसिक रिलेशन आ जाएगा, और ये इसकी डेफिनेशन है, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू अ कंडक्टर द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर, ठीक है। तो डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू आई, ये ओम्स लॉ है। जो मैंने बोला आपको उसको ही डेफिनेशन में ट्रांसलेट करके लिख सकते हो। तो डेल्टा वी प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट यहाँ पे होता है आर। इस कांस्टेंट को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये क्या करती है, ये रेजिस्ट करती है चार्जेस के फ्लो को, यानी जितना ये ज्यादा होगी उतना आई की वैल्यू कम होगी, क्योंकि आर इंटू आई कॉन्स्टेंट। अगर हमने सपोज वोल्टेज कॉन्स्टेंट ले लिया, तो वोल्टेज कॉन्स्टेंट के केस में क्या होगा, जितना हम वोल्टेज कॉन्स्टेंट के केस में आर इंटू आई हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर डेल्टा वी इक्वल्स टू कांस्टेंट है, इफ, तो इस केस में अगर आप आर को बढ़ाओगे तो आई कम हो जाएगा, यानी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है करंट उतना ज्यादा डिक्रीज करने लगेगी। इसलिए यहाँ पे इस कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा इसकी वैल्यू होगी ये उतना ज्यादा रेजिस्ट करेगी चार्ज के फ्लो को, ठीक है। तो ये तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग हुआ। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिकली कौन सी चीज है उसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, जो ऐसा काम कर रही है। तो वो कोई चीज नहीं है, वो एक फिनोमेना है जो कि कोलिजन्स ऑफ पार्टिकल्स की वजह से जनरेट होता है। तो अगर आप सपोज एक भीड़ में से जा रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन हो, आप एक भीड़ में से ट्रांसफर हो रहे हो, अगर भीड़ कम है तो आप इजीली ट्रांसफर हो पाओगे, यानी चार्ज का फ्लो इजीली हो पाएगा, यानी करंट अच्छे से बन पाएगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा भीड़ है
तो आप कोलाइड करोगे चीजों से, और कोलाइड करोगे तो आप अच्छे से चल नहीं पाओगे, मोशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, ब्लॉकेज आएगा, और आप अगर चार्ज हो तो उसकी वजह से करंट फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वही बेसिकली चीज यहाँ पर है। रेजिस्टेंस बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कोलिजन्स को। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा इसका मतलब उतना ज्यादा कोलिजन्स हो रहे हैं, और उतना ही ब्लॉकेज आएगा करंट के फ्लो में, उतना ही कम करंट जनरेट होगा। ये बेसिकली यहाँ पे फिजिकल मीनिंग इसका ये होता है। ठीक है, इसको नोट कर लो।